नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में, ये क्यों हो जाती है और इसका इलाज क्या है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, आपके बाल इतनी जल्दी ऑयली क्यों हो जाते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप, जैसे चावल खाने का हेल्दी तरीका। नंदन 37 साल के हैं, गोंडा के रहने वाले हैं। उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। उनके शरीर के बाएं हिस्से में काफ़ी दर्द रहता है। धीरे धीरे ये दर्द हाथों और पैरों में भी होने लगा। रात में तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। ना वो करवट लेके सो पाते थे, ना सीधे लेट पाते थे। खड़े होने में, चलने में, बैठने में, सब में बहुत दर्द होता था। पीठ में खासतौर पर उन्हें झंझनाहट सी महसूस होती थी। डॉक्टर को दिखाने पर कंफर्म हुआ कि उन्हें स्लिप डिस्क है। फिर उनका इलाज शुरू हुआ। पर नंदन बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाने में बहुत ढिलाई दिखाई है। जब दर्द बिल्कुल शुरू हुआ था तब ही उन्हें दिखा लेना चाहिए था। अपने आप पेन किलर की गोलियां नहीं खानी चाहिए थी। अब नंदन चाहते हैं कि हम एक एपिसोड स्लिप डिस्क पर बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी आम समस्या है। लोगों को इसका सही इलाज और इसके सही लक्षण बताएं, ताकि वो सही समय पर मदद ले सकें। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होती है और क्यों हो जाती है। डिस्क जो होती है हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में मौजूद एक मुलायम संरचना होती है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथली अलाउ कराती है और हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में गैप को मेंटेन करती है। कई बार चोट लगने की वजह से और हमारे रीढ़ की हड्डियों की चारों तरफ की मांसपेशियों में कमजोरी आने की वजह से डिस्क अपनी जगह से हटकर बाहर निकल जाती है और उसके आसपास मौजूद नसों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। इसे ही स्लिप डिस्क कहा जाता है। स्लिप डिस्क हमें रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन कॉमनली यह कमर की हड्डी और गर्दन की हड्डी के बीच में देखा जाता है। स्लिप डिस्क होने का सबसे कॉमन कारण है पुअर पोस्चरल हैबिट्स। ये जो पुअर पोस्चरल हैबिट्स हैं ज़्यादातर बैंक वर्कर्स, ऑफिस वर्कर्स, टीचर्स और स्पोर्ट प्लेयर्स में देखे जाते हैं। ये लोग लगातार एक ही पोजीशन में रह के अपने काम को करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डिस्क में कंटिन्यूस प्रेशर क्रिएट होता रहता है, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है एक्सीडेंट होने की वजह से। स्पोर्ट्स खेलते समय इंजरी जो भी होती है उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण है आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद हमारे स्पाइन के कर्वेचर में चेंजेस आने की वजह से भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। चौथा कारण है मोटापा। मोटापा होने की वजह से भी हमारे स्पाइन के कर्वेचर में चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। पांचवा कारण है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और एज रिलेटेड चेंजेस, जिसको कि डिजेनरेटिव चेंजेस भी कहा जाता है। डिजेनरेटिव चेंजेस में हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं बोन्स में, मसल्स में, वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आती है और डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा टोबैको यूज़ करने से टोबैको में टॉक्सिन होता है और टॉक्सिन हमारे डिस्क के न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। जो ज़्यादातर अपना वक्त सोते हुए बिताते हैं उन लोगों में भी मांसपेशियों में कमजोरी ज़्यादातर देखी जाती है और इसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। उम्मीद है बहुत लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। स्लिप डिस्क में आपकी रीढ़ की हड्डी खिसकती नहीं अपनी जगह से। अब बात करते हैं इसके लक्षण की और इलाज भी जानते हैं। स्लिप डिस्क का सबसे कॉमन लक्षण है शियाटिका। शियाटिका में हमें कमर से लेकर एड़ी तक दर्द और सुन्नपन महसूस होता है। ये दर्द हमें कूल्हों तक या जांघों तक भी रह सकता है। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि शियाटिका कोई बीमारी है। जी नहीं, शियाटिका स्लिप डिस्क का ही एक लक्षण है। शियाटिक जो होती है एक मोटी नस होती है जो कि हमारे कमर से निकलकर पैरों तक जाती है। स्लिप डिस्क में अगर स्लिप डिस्क हमें कमर में हुआ है तो इसी नस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसे कि शियाटिका कहते हैं। इसके अलावा हमें मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है, पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, सुन्नपन महसूस होता है। कई बार चलते समय हमें हमारे दर्द में
बढ़ जाता है हमारा दर्द। कई बार छींकते या हंसते समय भी हमारा दर्द बढ़ जाता है। स्लिप डिस्क से बचाव करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आप अपने पोस्चरल हैबिट्स पे ध्यान दें। लगातार काम करते समय किसी एक पोजीशन में ना रहें, अपने पोजीशन को चेंज करते रहें हर 30 से 40 मिनट में, और एक्सरसाइज करें। स्लिप डिस्क का इलाज उसकी ग्रेडिंग पे ऊपर डिपेंड करता है। स्लिप डिस्क का हमें ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक होता है, जो कि हमें MRI में पता चल जाता है। ग्रेड 3 तक के स्लिप डिस्क के केस में फिजियोथेरेपी प्लस मेडिसिन से 100% इसका इलाज किया जा सकता है। ग्रेड 4 के केसेस में, जिसमें कि डिस्क रप्चर हो जाता है, उसमें सर्जरी बहुत नेसेसरी होती है। सर्जरी प्लस आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी से इसका इलाज किया जा सकता है। इलाज आपने जान लिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की जो स्लिप डिस्क के इलाज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को करवाते हैं। अब कौन सी है ये एक्सरसाइजेस, ये हमें बता रहे हैं डॉक्टर निशांत। पहली एक्सरसाइज में कमर को नीचे दबाने के लिए कहा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। दूसरी एक्सरसाइज में ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसमें पेशेंट को कमर के भाग को ऊपर उठाकर और फिर धीरे से नीचे रख दिया जाता है। तीसरी एक्सरसाइज में, जिसे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहा जाता है, इसमें पेशेंट को दोनों पैरों के बीच में तकिया रखकर उसे दबाने के लिए कहा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, जिसे एब्डोमिनल एक्सरसाइज कहा जाता है। इस एक्सरसाइज में पेशेंट को पेट को अंदर खींचने के लिए कहा जाता है और फिर धीरे से छोड़ दिया जाता है। यह एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि सांस रुके नहीं, सांस को रोकना नहीं, जिसे डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें पेशेंट को नाक से धीरे धीरे सांस अंदर खींचना है और पेट को बाहर की तरफ निकालना है और सांस छोड़ते वक्त पेट को रिलैक्स कर देना है। इन एक्सरसाइजेस से कमर के दर्द में बहुत राहत प्राप्त होती है और मसल्स में स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाई जा सकती है। पोजिशनिंग टेक्निक में मरीज को उल्टा सुलाया जाता है और 1 से 2 तकिए रखकर मरीज तकिए पर पेट के बल सो जाता है। इस पोजीशन में 15 से 20 मिनट दिन में 2 से 3 बार रहने पर कमर के दर्द और पैरों में आने वाले दर्द और झुंझुनाहट में बहुत ही राहत प्राप्त होती है। इस पोजीशन में सोने से डिस्क या गद्दी पे पड़ने वाले प्रेशर को कम किया जा सकता है, जिससे दर्द और झुंझुनाहट कम होती है। जो एक्सरसाइजेज आपने देखी हैं उनसे आपको आराम जरूर मिलेगा, पर कोई भी एक्सरसाइज बिना अपने डॉक्टर की इजाजत के और निगरानी के हरगिज ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपने आज बाल धोए, अगले दिन शाम होते होते वो फिर से ऑयली हो गए। मजबूरन आपको उन्हें फिर धोना पड़ा, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन फिर वही हाल। जहां आपके बाल हर अगले दिन ऑयली हो जाते हैं, आपके दोस्त एक बार शैम्पू करते हैं और वो 2-3 दिन आराम से चल जाता है। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके बाल इतनी जल्दी जल्दी ऑयली क्यों हो जाते हैं? अब इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे बड़ी वजह है आपका हेयर टाइप, यानी आपके बाल किस तरह के हैं। अगर आपके बाल पतले और सीधे हैं तो वो जल्दी ऑयली दिखते हैं। अब ये एक जेनेटिक कारण से भी हो सकता है, जैसे आपके मम्मी पापा के बाल बहुत पतले रहे हैं, स्ट्रेट रहे हैं, ऑयली रहे हैं, और सेम चीज़ आपके साथ है। इसके अलावा और भी कई वजह हैं, जैसे स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बाल धोना। अगर आप रोज़ बाल धोएंगे तो आपके बालों में और ज़्यादा सीबम बनेगा। सीबम यानी वो ऑयल जो आपके बालों के रूट्स बनाते हैं। हो सकता है आप गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हों, या फिर अपने बालों में ज़्यादा कंडीशनर या सीरम जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हों। कंडीशनर को आपको अपनी स्कैल्प यानी खोपड़ी पर नहीं लगाना है, बल्कि बालों के जो एंड्स हैं उनमें लगाना है। इसके अलावा कुछ और बातें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। हो सकता है आप अपने स्कैल्प को सही तरह से धो नहीं रहे, उस पर चढ़ी तेल की जो परत है वो हट नहीं रही है और आपका स्कैल्प साफ नहीं हो रहा। साथ ही अपने बालों को ज़्यादा मत छूइए, इससे भी वो ज़्यादा जल्दी ऑयली होते हैं। आपको पता है आपकी डाइट का भी सीधा असर आपके बालों पर पड़ता है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से आपके बाल और ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड, शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पास्ता, सोडा, वाइट ब्रेड वगैरह में, तो उन्हें अवॉइड करिए। अगर आप अपने ऑयली बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अपने प्रोडक्ट्स ज़रूर बदलिए। आपके लिए कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर सही रहेगा, ये एक डॉक्टर से मिलकर ज़रूर पूछिए, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं या फिर डाइट पर हैं, वो सफ़ेद चावल खाना छोड़ देते हैं। चावल में होता है स्टार्च, यानी एक तरह का केमिकल जो ब्लड शुगर से लेकर दिल की बीमारियों तक को बढ़ा सकता है। पर फिर भी हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग सफ़ेद चावल ही खाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे थोड़ा हेल्दी नहीं बना सकते हैं। बस कुछ टिप्स का ध्यान रखिए। चावल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका उसे स्टीम या फिर बॉईल करना है। इससे चावल में मौजूद फैट से भरे हुए जो वेजिटेबल ऑयल हैं वो कम हो जाते हैं। आप अपने चावल में जीरा डाल सकते हैं। जीरा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप चावल को हाई फाइबर सब्जियों के साथ खाएं, जैसे मटर, गाजर, पालक, कॉर्न, गोभी, टमाटर वगैरह। बेसिकली वो सब्जियां जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप चावल को कोकोनट ऑयल से बना सकते हैं। इस ऑयल से बने चावल में कैलोरीज कम होती हैं। तो आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।